वो बेटियां जब एक मैट पे झंडा लेके जब वो दौड़ रही हैं और वही झंडे के साथ वो रोड पे घसीटा जा रहा है उनको, तो वो हमारे एक खिलाड़ी के लिए मतलब एक भारतीय के लिए और एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। ये चीजें हमें पता चली जो रेसलिंग में जो सब कुछ हो रहा है, ये मुझे 2012 में ही पता चल गई थी, जब जिस प्रेसिडेंट पे अभी भी आरोप लगे हैं वो 2012 से ये चीजें करते आ रहे हैं। पूरे देश ने सपोर्ट किया हमें। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने बेटियों का मजाक बनाया, देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए हमारे ऊपर उस टाइम पे। हमने देश के लिए मेडल जीते कुश्ती में, तिरंगे को हमेशा गौरवान्वित किया, लेकिन क्या मिला? ये नहीं देख रहे भाई विनेश फाइनल तक पहुंची है, उसने कितना बड़ा संघर्ष किया है। वो 53 किलो से 50 किलो में 4 साल बाद दोबारा से खेल रही है। मेडल से बहुत बड़ा काम किया उसने और पूरे देश को प्राउड है। और मैंने पहले भी बोला था कि विनेश जैसी बेटी हर घर में पैदा हो, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे घर विनेश जैसी बेटी पैदा हो। मनदीप भाई, मैं बताऊंगा कि मिट्टी में पहलवान इसलिए जा रहे क्योंकि हमारे पास आज तक हिंदुस्तान में कोई ओलंपिक सेंटर नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आज एक नई शख्सियत लेकर, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और भारतीय कुश्ती को भी समझेंगे। इसके अलावा हरियाणा पंजाब में जो कुश्ती में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनको भी समझेंगे। हमारे साथ ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो और ओलंपिक मेडल हो, ये सब इनके पास हैं। अब मैं अगर अचीवमेंट के तौर पर बात करूं तो इकलौते ऐसे भारतीय पहलवान होंगे कि जिनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 4-4 मेडल हैं और एशियन गेम्स में भी मेडल हैं, कॉमनवेल्थ में भी और ओलंपिक मेडल भी है। तो सबसे सक्सेसफुल कैरियर रहा इनका बतौर पहलवानी। और इनकी जो दोस्त हैं विनेश फोगाट, अभी ओलंपिक में उनका भी आपने जलवा देखा होगा। और ये लोग साल 2023 से उस समय से चर्चा में है जब इन लोगों ने जो कुश्ती संघ में, भारतीय कुश्ती संघ में जिस किस्म की घटनाएं हो रही थी जूनियर महिला पहलवानों के साथ, उनके खिलाफ आवाज उठाने का मादा रखा। इसके अलावा जब किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डरों पे चल रहा था, उस समय भी बजरंग पूनिया आपको दिखे होंगे मुखर आवाज उठाते हुए किसानों की। अग्निपथ का आंदोलन आया तो युवाओं की आवाज उठाई। तो एक हिसाब से भारत में वैसे भी ऐसे खिलाड़ियों का टोटा रहता है जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बोलते हैं और मुखर होकर बोलते हो। तो बजरंग पूनिया उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने खुलकर आवाजें उठाई हैं और मेडल भी जीता। 2000 जब किसान आंदोलन चल रहा था उसी साल ओलंपिक में 2021 में पेरिस में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो बजरंग, आपका स्वागत है। और मैं शुरुआत इसी चीज से करना जी इसी चीज से करना चाहूंगा कि आप एक छोटे किसान परिवार में जन्मे और एक संघर्ष रहा काफी। तो मैं एक बार आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहूंगा कि जो आपका बचपन था वो कैसे बीता और कैसे पहलवानी में आप आए। बिल्कुल मनदीप भाई, मैं भी दर्शकों को बता दूं, मनदीप ने मेरा बचपन करीब से देखा क्योंकि मैं और मनदीप एक ही गांव से हैं। जी। और बिल्कुल मतलब एक गरीब परिवार से उठ के, खेती थी गांव में, और 3 एकड़ के जमींदार हैं फादर। तो उस चीज़ से उठ के आए हैं यहाँ तक, जो मुकाम आज हासिल किया है। पूरे देश का आशीर्वाद रहा, पूरे गांव का, पूरे सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तब यहाँ पे आके इतने मेडल जीत पाए हैं। और बहुत मुश्किलें आती हैं खिलाड़ी के सामने। जब स्टार्टिंग की, जब हमने ओलंपिक का सपना नहीं देखा था, जब तो ये था कि भाई हम परिवार की स्थिति को ठीक करेंगे, कुश्ती जीतेंगे और गांव का नाम रोशन होगा, तब तक यही सोच थी। लेकिन धीरे धीरे कुश्ती में आगे बढ़ते गए, सोच बढ़ती गई। और बिल्कुल आपने सही बोला कि भाई हम जिस चीज़ से उठ के आते हैं, अगर हम उस जड़ को ही भूल जाएंगे तो जो जड़ को भूल जाएंगे तो वो मुझे लगता है कि भाई वो फिर इंसान नहीं है। हमें हमेशा उन जड़ों से जुड़े रहना चाहिए जिससे हम उठ के आए हैं। और मैं आज भी प्राउड के साथ बोलता हूँ कि मैं किसान परिवार से हूँ। और जो किसान आज भी बॉर्डरों पे बैठे, आज भी हम उनके साथ हैं। वो सिर्फ अपनी फसलों का न्यूनतम मूल्य मांग रहे, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे। जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगाए, वो सब चीजें देख के दुख होता है देश में कि भाई हमारे परिवार के लोगों को क्या क्या बोला जाता, हमारे को देश की बेटियों को क्या क्या बोला गया। वो सब पूरे देश ने देखा।
लेकिन आप बोल रहे हो वो आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं और वो उठानी चाहिए, क्योंकि अगर जिस इंसान में इंसानियत बची है उनको सबको आगे आना चाहिए। चाहे वो किसान प्रोटेस्ट के साथ हो, चाहे वो अग्निपथ योजना के साथ हो, क्योंकि हरियाणा हरियाणा की मैं बात करूँ, हरियाणा जो हमारा हरियाणा हो गया, यूपी लगता हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जो बच्चे मध्यम परिवार से आते हैं वो ये सपना देखते हैं कि भाई मैं देश के लिए देश की सेवा करूँ, आर्मी में भर्ती होके जाऊँ या खिलाड़ी बनूँ मैं। तो वो सभी चीज़ें खत्म होने लग रही है। अग्निपथ योजना लाके वो चीज़ें खत्म कर दी। जो बच्चे 4 बजे सुबह दौड़ मारते हैं, वो क्या सपना लेके जाते हैं? 4 साल की नौकरी करनी है हमें। तो वो बड़ा दुःख है और पूरे देश ने आवाज़ उठानी चाहिए। जब हमारी सेनाएँ मजबूत नहीं रहेगी तो देश में रक्षा कौन करेगा बॉर्डरों पे? तो और वो बिल्कुल किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा तो हम पेट कहाँ से भरेंगे? अगर अगर खिलाड़ी मेडल नहीं जीतेगा तो देश का तिरंगा कैसे ऊपर जाएगा? तो ये चीज़ें लोगों को वैसे जो शहरों में बैठे हैं उनको ये लगता है कि भई ये लोग मज़ाक बना रहे हैं देश का। लेकिन जब जिस पे बीतती है, जब उनको जिस दिन अनाज मिलना बंद हो जाए उस दिन किसान की अहमियत उनको पता लग जाएगा। अच्छा बजरंग, एक जीवन में बहुत मुश्किलें रही, लेकिन बहुत जल्द ही आप बहुत कम उम्र में ही मेडल भी जीतने लगे थे, नेशनल खिलाड़ी बने। और उसके बाद मेरे को तो ठीक ठीक साल भी याद है, साल 2012 जब दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हुई तो उसमें आपका मेडल आया था। और उसके बाद वो कारवां, वो सफर रुका नहीं। से साल 2000 हम अगर बात करें तो 14 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, 2018 के एशियन गेम्स की बात हो, 2021 और जो चैंपियनशिप्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो भी लगातार हैं। तो वो आप बताइए कि जो ये कुश्ती का सफर है, ये कैसा रहा और कहाँ आपने प्रैक्टिस की, किस किस्म की चीजें थी? और जो ये आपने देखा भी जो कुश्ती में अन्याय होता है, इसके बारे में, इसकी शुरुआत क्या आप जब कुश्ती शुरुआती दिनों में ही पता चल गया था? जब मैं गाँव में जब रेसलिंग स्टार्ट करे थे तो गाँव से मैंने अखाड़े में स्टार्ट की थी। मेरे गाँव में बहुत सारे पहलवान हैं, पहले भी भारत केसरी भारत कुमार पहलवान रहे हैं मेरे गाँव में। पहलवानों का गाँव जाना जाता है आस में। और मेरे पापा भी रेसलिंग करते थे। इतने अच्छे पहलवान तो नहीं थे, लेकिन उनका शौक था कि मेरा बेटा कोई पहलवान बने। तो बिल्कुल उनके ऊपर सबसे बड़े थे घर में 4 भाइयों में, तो उनके ऊपर ज़िम्मेवारी थी फैमिली की भी। और वो नहीं कर पाए तो उन्होंने सपना देखा कि भई मैं किसी एक बेटे को अपने रेसलिंग में डालूँ। तो मैं रेसलिंग में गया तो पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया और पूरे गाँव ने, मेरे गाँव में बहुत स्वागत हुए हैं। 6-7 बार मेरा स्वागत हुआ, पूरे गाँव ने हमेशा सपोर्ट किया। और पूरे जब इंडिया के लिए लड़ने लगे तो पूरे देश ने सपोर्ट किया, हरियाणा ने सपोर्ट किया। तो जब स्टार्टिंग मैंने जब लड़ना स्टार्ट किया तो वही था कि भई मेडल आ जाए, बाहर खेलने जा रहे हैं तो मेडल आ जाए, मज़ा आ जाएगा भई, लोग जानने लग जाएँगे। तो 2010 में मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट सब जूनियर में स्टार्ट किया था। और जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं वहाँ से मेडल जीतने के, वो मेरा सीनियर का पहला मेडल था एशियन चैंपियनशिप का। तो वहाँ से मेरी सीनियर की स्टार्ट हुई थी जब मैं 18 साल का था, 18-19 साल का था। तो उसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता। तो वो सफ़र मेरे लिए बहुत मतलब सबसे पहला मेडल जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता जब मैं 18-19 साल का था। और वो मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मेडल था। मेरी आज भी मेरी नज़रों में वो, क्योंकि 18-19 साल की उम्र में उस टाइम पे हमारे इतिहास में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 या 7 मेडल थे टोटल रेसलिंग में। तो वहाँ से मुझे लगा कि भाई हाँ, मैं ओलंपिक का सपना देख सकता हूँ, मैं ओलंपिक मेडल जीत सकता हूँ। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। 2014 में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने सिल्वर जीता। और 18 में मैंने दोनों में गोल्ड जीता। एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक मेडल जीता। तो पूरे देश ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, हमेशा उनका मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। और रेसलिंग बिल्कुल बहुत मुझे अच्छे गुरु मिले। मैंने स्टार्टिंग में वीरेंद्र अखाड़ा छारा से स्टार्ट की थी गाँव से निकल के। मैं 3 साल 4 साल वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं सोनीपत में लगातार ट्रेनिंग कर रहा था 2015-16 के बाद से। तो अच्छे गुरु मिले मुझे स्टार्टिंग से, अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन जब ये चीज़ें हमें पता चली, जो रेसलिंग में जो सब कुछ हो रहा है, ये मुझे 2012 में ही पता चल गई थी। जब जिस प्रेसिडेंट पे अभी भी आरोप लगे हैं वो 2012 से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। 2012 में जब हम बच्चे थे तो हमने ये चीज़ें, हम उस टूर्नामेंट में गए हुए थे एशियन चैंपियनशिप में। तो वहाँ पे हमने जिस लड़की के साथ बदतमीजी हुई हमें उसका भी पता चल गया था।
लेकिन हम्म। वो था कि भाई बच्चे थे, बोल नहीं सकते थे। लेकिन दुख तब हुआ जब हमारे बड़े खिलाड़ी, सबको पता होते हुए भी वो नहीं बोल पाए। और हम्म। मैं हिम्मत दूंगा उन बेटियों की, उन बहनों की जो हिम्मत लेके आगे आए कि भाई हमारे साथ हम्म। गलत हुआ है। और मैं हम्म। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ, एज हम्म। ए पर्सन लगा लीजिए, एज ए इंसान लगा लीजिए। तो मैं अपने आप को हम्म। भाग्यशाली मानता हूँ कि उन बेटियों के दर्द में मैं उनके साथ खड़ा हुआ। और हम्म। पूरे देश ने सपोर्ट किया हमें। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने बेटियों का मजाक बनाया, देश की बेटियों का। जब वो हम्म। मेडल लेके आते, जब तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें देश की लिखते उनके बेटियां। लिए। हाँ, देश देश की की बेटियां बेटियां हो हो जाती जाती। है, देश की बेटियां हो जाती है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि हमारी बेटी ने ये कर दिया, हमारे बेटे ने ये कर दिया। जब वो न्याय हम्म। मांग रही थी, तो हम्म। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हम सरकार के खिलाफ थे, या हम हम्म। चुनाव के लिए आए हैं। उन्होंने एक हम्म। आदमी के कि हमारे रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं करी है, सिर्फ वो अपने लिए हम्म। न्याय मांग रही थी। लेकिन उनको रोड पे हम्म। घसीटा गया, उनको बुरी तरह रोंदा देश गया रोड पे। देशद्रोही कहा और गया। देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। पता नहीं क्या क्या हम्म। आरोप लगाए गए हमारे ऊपर उस टाइम हम्म। पे। और हम्म। अ, जब दुख तब हुआ जब वो बेटियां, जब एक मैट पे झंडा लेके जब वो दौड़ रही हैं, और वही झंडे के साथ वो रोड पे घसीटा जा रहा है उनको। तो वो हम्म। हमारे एक एक खिलाड़ी के लिए, हम्म। मतलब एक भारतीय के लिए और एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन, कि अगर हम्म। मेडल जीतने के बाद यही हाल है, तो इन हम्म। मेडलों का क्या फायदा। हम्म। तो वो चीज़ें सही मुझे बात है कि। बहुत आज भी दुखी करती है वो चीज़ें। और बिल्कुल हम्म। मैंने आज भी वही बोल, पहले भी वही बोल रहा था, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे लिए सबसे हम्म। बड़ा मेडल हमारी देश की बेटियों की इज्जत है। उससे बड़ा हम्म। हमारे पास हमारे लिए कोई मेडल नहीं है। हम्म। अच्छा बजरंग, इस सफर में साक्षी मलिक हों, आप हों, विनेश फोगाट हों, तीनों आप लोग साथ थे। और हमने देखा कि कैसे आपको अपना जो खेल रत्न अवार्ड था वो तक भी आपको वापस लौटाना पड़ा। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड आप जो कहें कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर रख के आप उस दिन आप वापस लौटाए, उस सम्मान को आपने लौटा दिया। साक्षी मलिक को अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ी, और विनेश फोगाट ने भी अपना जो अर्जुन अवार्ड था उसको लौटाया। और एक पूरा एक साल 2023 के बाद अब तक देखें तो आप लोगों की जिंदगी में काफी संघर्ष रहा, और फिर विनेश फोगाट फाइनली ओलंपिक में पहुंच जाती हैं। तो ये और विनेश के ओलंपिक से पहुंचने से पहले जो आप लोगों के ऊपर बीती साक्षी को, और आपको अपनी कुश्ती भी तक छोड़नी पड़ी, तो इसका एक बार आप बताइए कि ये क्यों आप लोगों को ये फैसले लेने पड़े। देखिए, बड़ा दुख होता है कि एक आरोपी के साथ पूरी सरकार खड़ी होगी, और हम्म। सरकार ने उसे सपोर्ट किया हर तरीके से। हम्म। हमने देश के लिए मेडल जीते कुश्ती में, तिरंगे को हमेशा हम्म। गौरवान्वित किया। लेकिन क्या हम्म। मिला उन बेटियों को? हम्म। उन बेटियों को गालियां मिली, रोड पे घसीटा गया, बुरा भला खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। हम्म। कुश्ती छोड़नी पड़ी साक्षी मलिक को। कोई खिलाड़ी ऐसे कुश्ती अपने कैरियर, जिसने सब कुछ दिया, कुश्ती ने मुझे सब कुछ दिया, मैं ऐसे कुश्ती छोड़, मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं ऐसे कुश्ती छोड़नी पड़ रही है। तो साक्षी हम्म। मलिक ने वो डिसीजन, मुझे पता है क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, कि कैसे वो डिसीजन लिया होगा, कितने दर्द में वो हम्म। डिसीजन लिया होगा। विनेश हम्म। जब ओलंपिक में गई, जब फाइनल में गई, हम सब खुश थे हम्म। कि हम्म। जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए, लेकिन वो चीज़ें गलत साबित हुई। एशियन हम्म। गेम्स की बात हो, चाहे एशियन गेम्स में बोल रहे थे कि डायरेक्ट एंट्री इनको दी है, वो हमने नहीं दी। हमारे में इतनी ताकत होती है, हम ब्रिजभूषण को अंदर डलवा देते। ये ये हम्म। जो सारा प्रोपगंडा था, ये सरकार ने रचा था। हम्म। जब 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 ये लोग आ रहे थे कि डायरेक्ट एंट्री, वो दो ओलंपिक के टाइम पे भी डायरेक्ट एंट्री हुई थी, जब क्यों नहीं हम्म। बोले? जब तो वो बोल रहे थे, जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट थे, वो बोल रहे थे हम्म। कि ये फेडरेशन का फैसला है। हम्म। जब वो क्यों नहीं बोले कि भाई ये गलत हो रहा है? हम्म। जो आज विनेश के 50 किलो पे, 53 किलो पे उंगली उठा रहे हैं, वो उस टाइम पे 53 किलो की ट्रायल करवा देते हैं। हम्म। ये नहीं देख रहे भाई विनेश फाइनल तक पहुंची है, उसने कितना बड़ा संघर्ष किया है। वो हम्म। 53 किलो से 50 किलो में 4 साल बाद दोबारा से खेल रही है। हम्म। उसको उसको कोई नहीं वो कर रहा। जो बीजेपी की आईटी सेल है, जो बीजेपी के वर्कर है, वही लोग बोल रहे हैं ये चीजें। हम्म। और वो बड़े दुर्भाग्य की बात है, और वो अपने आप को देशभक्त बताते हैं।
शर्म तो यहाँ आती है, वो अपने आप को भी देशभक्त बताते हैं कि हम इतने बड़े देशभक्त हैं। और अच्छा। वो पद्म श्री लौटाना या अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न है, ये हमारे लिए, हमने अपने जीवन में सबसे बड़ी कमाई है हमारे लिए ये। और वो हमें लौटाना, वो हमें पता है कि हम किस दर्द में, वो अगर वो बेटियों के साथ न्याय कर देते तो ना हमारी राजनीति होती, ना हम रोड पे बैठते, ना उनको बेटियों को घसीटा जाता। सिर्फ एक चीज थी कि भाई आप जो बेटियों के साथ गलत हुआ उसके उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उसका सपोर्ट किया। और ये गुस्सा उसके ऊपर जो बाद में बता रहे कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि लोगों की भावनाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। वो दो मौकों पे दिखी भी, लोकसभा चुनाव हुए तो देखा कि कैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हुआ है बीजेपी का। दूसरे मौके पर जब ओलंपिक में विनेश की जो प्राप्ति है बहुत बड़ी है, 100 ग्राम कोई मायने नहीं रखता, उस लड़की का मेडल आया ना आया हो, लेकिन मेडल से भी बड़ा काम हो गया है। मैं देख रहा था कि जब वो भारत 17 अगस्त को भारत वापस लौटी तो आप भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो वो आप पल बताइए कि आपने क्यों उनके स्वागत में उनके पास जाने का फैसला लिया विनेश फोगाट के, और वो पूरा वो सफर कैसा रहा? देखिए, मैं और विनेश स्टार्टिंग से रेसलिंग साथ कर रहे हैं, 2010 से हम्म। इकट्ठे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तकरीबन साथ में ही मेडल हमारे, एशियन गेम्स 2014 में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 या 18 एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, या वर्ल्ड चैंपियनशिप 19 में, 22 में 2 मेडल मेरे विनेश के इकट्ठे आए हैं। तकरीबन 8 मेडल मेरे एशियन चैंपियनशिप में, विनेश के भी शायद 7 से 8 मेडल हैं एशियन चैंपियनशिप में। तकरीबन मेडल हमने साथ जीते हैं। और इस संघर्ष की लड़ाई में भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि बेटियों के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे जाके। तो क्यों नहीं, विनेश ने मेडल से बड़ा काम किया है। वो ओलंपिक में खेलने गई थी, वो हमारे लिए मेडल था। और उसके बाद वो फाइनल में जा रही, तो वो हमारे लिए मेडल से बहुत बड़ा काम किया उसने, और पूरे देश को प्राउड है। और मैंने पहले भी बोला था कि विनेश जैसी बेटी हर घर में पैदा हो, हर माँ बाप चाहता है कि हमारे घर विनेश जैसी बेटी पैदा हो। और बिल्कुल पूरे देश ने देखा कि 17 तारीख को जब एयरपोर्ट पे विनेश आई तो पूरे देश ने, पूरे हरियाणा ने, दिल्ली ने उसका कैसे स्वागत किया एक चैंपियन की तरह। मुझे लगता है कि विनेश वहाँ से मेडल लेके आती तब भी ऐसा स्वागत नहीं होता जैसा देश की बेटी का अब स्वागत हुआ है। ये तो है कि बहुत जोरदार स्वागत हुआ। अच्छा बजरंग, मैं कुछ कुछ कुश्ती के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। जैसे पंजाब है, पंजाब में जो मिट्टी की कुश्ती है वो तो बहुत स्ट्रोंग हुई, मिट्टी के आज भी हमें बहुत बड़े बड़े पहलवान देखने को मिलते हैं। लेकिन मैट की कुश्ती उतनी, ओलंपिक टाइप रेसलिंग इतनी नहीं निकल, ओलंपियन इतने नहीं निकल पाए रेसलिंग में पिछले 10-15 सालों की बात करें तो इसका आप क्या कारण आप मानते हो? और हरियाणा ने जो ये लीड ली मैट की रेसलिंग में, या फिर ओलंपिक इतने ज्यादा ओलंपियन प्रोड्यूस किए, इतने ओलंपिक मेडल लेके आए, तो इसके क्या कारण है? मनदीप भाई, मैं बताऊंगा कि मिट्टी में पहलवान इसलिए जा रहे क्योंकि हमारे पास आज तक हिंदुस्तान में कोई ओलंपिक सेंटर नहीं है जहाँ हम ओके। यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी भी देश में चले जाए, जापान, हर जगह आपको ओलंपिक सेंटर मिलेंगे जहाँ पे खिलाड़ी इकट्ठा होके ट्रेनिंग कर सकते हैं हर गेम के। हमारे देश में एक भी ओलंपिक सेंटर नहीं है। मैं 2012 में मैं सीनियर में आया था। सीनियर में 2012 से आज तक हमारा सोनीपत बालगढ़ में कैंप लगता है, उसके अलावा दूसरा कोई भी सेंटर नहीं है। यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, खिलाड़ी को क्या चाहिए? अच्छी डाइट चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी डाइट, मतलब वेदर अच्छा हो तो वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है। हम यहाँ पे बाल ट्रेनिंग नहीं कर सकते, ये हमारा ओलंपिक सेंटर है। अगर हम खिलाड़ियों को, आप जब मेडल जीत के आते हो तब खूब शाबाशी देते हो, आप खूब अच्छी बात है, लेकिन जब खिलाड़ी ग्रास रूट से आ रहा है उस टाइम पे कौन देख रहा है उनको? जब पंजाब में जब मिट्टी में खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में कुश्ती करना है, एक लंगोट लेके जाना, एक जांघिया लेके जाना, आप मिट्टी में जाओ, आपको पैसा भी, सब भी खिलाड़ी नॉर्मल परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। अगर आप उन खिलाड़ियों को सुविधा देंगे तो वो मैट पे भी करेंगे। और जो ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं, मैं रेसलिंग की बात करूं, जो ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं सब अपने दम पर जीत रहे हैं, खिलाड़ी अपनी मेहनत से जीत रहे हैं। जो हमारे अखाड़े हैं, जो अपने पर्सनल अखाड़े चला रहे हैं, उनसे सरकार कोई बेनिफिट नहीं देती।
वो अपने खुद के अखाड़े चला रहे हैं, उनसे वो मेडल जीत रहे हैं। वहां से जाके वो इंडिया कैंप तक पहुंचते हैं। इंडिया कैंप के कोच हमारे पास 2 महीने 3 महीने आते हैं, वो हमें मेडल नहीं दिलाते। मेडल दिलाते हैं हमारे अखाड़ों की जो पहलवानी है, जो कुश्ती है, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें मेडल दिलाते हैं। तो अगर हमें अच्छे से सुविधाएं मिलेंगी खिलाड़ियों को, तो वो मेडल क्यों नहीं जीत सकते। जी। पैसे से मेडल नहीं जीते जाते। आप स्टार्टिंग से आपको आपको अगर रेसलिंग में तो आपको अच्छे मैट मिले। जब मैंने गांव से स्टार्ट की तो मिट्टी में स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं 2008-9 में मैट पे आया हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैट होता क्या है। तो अगर आप यूएसए जाओ, आप किसी भी कंट्री, बड़ी कंट्री में रशिया जाओ, आप स्टार्टिंग से मैट पे कर रहे हो तो वो अपने आप ही मेडल जीतेंगे। उनको हर सुविधा मिल रही है ग्रास रूट से ही। हमारे यहाँ हम मेडल ओलंपिक में जा रहे हैं, उस टाइम पे मीडिया भी हमें तब दिखाता है कि जब हम ओलंपिक जा रहे हैं, और उसके बाद सरकार भी हमारे ऊपर तभी ध्यान देती है जब हम ओलंपिक में जा रहे हैं। शर्म की बात तो तब हमें, जब अभी संसद में जब हमारे खेल मंत्री जी जो नए बने हैं, उन्होंने जब शर्म की बात तो हमारे लिए ये है, विनेश का दुख नहीं जताया उन्होंने। विनेश के पैसे गिनवा रहे थे कि इतने पैसे हमने विनेश के ऊपर खर्च किए हैं। क्या आपने किसी और खिलाड़ी के बताया जिसने मेडल जीते कि हमने उनके ऊपर इतना खर्च किया है? बिल्कुल। तो विनेश के गिनवाने तो के लगे हुए थे। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को महत्व दिया जाता है। जब मेडल जीतो तो आप वाई वाई करो, और ना जीतो तो आप साइड हो जाओ। खिलाड़ियों की जिम्मेवारी है ये, सब पल्ला झाड़ देते हैं। एक चीज और मैंने देखी, अब जो मेडल आए हैं ओलंपिक में, उसमें जैसे हॉकी की खिलाड़ियों की बात करें तो हॉकी के ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से हैं, और बात करें कुश्ती की या फिर और खेलों की, शूटिंग की बात करें तो हरियाणा से हैं। तो हरियाणा पंजाब के जो खिलाड़ी हैं वो तो इतने मेडल ओलंपिक में लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको जो खेलो इंडिया का बजट है वो तो बहुत कम दिया जाता है। जबकि गुजरात का के तो ओलंपिक में खिलाड़ी भी नहीं गए, फिर भी 600 650 करोड़ का बजट है। अगर आपको बजट चाहिए तो आपको ऊंचे पद पे बैठना पड़ेगा, तब आपको बजट मिलेगा। आप मेडल से बजट नहीं ले सकते। हरियाणा हमेशा, हरियाणा, पंजाब, जितने भी जो मेडल जीत रहे हैं खिलाड़ी, उनमें बजट किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, उसमें थोड़ा ही बजट है। मैंने वही चीज बताई कि खिलाड़ी अपने दम पर मेडल जीतते हैं, खुद के संघर्ष से मेडल जीतते हैं, ना कि उस समय उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। हरियाणा ने हमेशा 50% अपना योगदान दिया, चाहे वो कोई भी ओलंपिक उठा के देख लीजिए। चाहे टोक्यो ओलंपिक उठा लो आप, चाहे इसमें तो एक ही मेडल बाहर का, बाकी तकरीबन हमारे जो हॉकी के खिलाड़ी वो टीम गेम है, बाकी सारे हरियाणा से हैं मेडल हमारे। तो मतलब यही है कि और हरियाणा को आप क्या दे रहे हैं? तो मुझे लगता है कि 10% भी नहीं हमारे था वो। बोलने से मेडल नहीं आएंगे, उनके लिए काम करना पड़ेगा। ये ये तो आप है। संसद में खड़े हो गए, आप बोल दोगे कि हमने उस खिलाड़ी पे इतने खर्च किए, हमने उस खिलाड़ी पे मेडल आया, मेडल वाले का तो एक भी नहीं गिनवाया आपने, विनेश के तो गिनवा दिए। तो शुक्रिया बजरंग हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कभी दोबारा फिर बातचीत होगी आपसे। और आपने जो अपना खुद का रेसलिंग का सफर है वो भी बताया, और साथ में आप उन खिलाड़ियों में से हैं जो आपके फेडरेशन में या आपके खेल में या आपके ओलंपिक तक के सफर में जिस किस्म की सरकार का या फिर फेडरेशनों का जो भूमिका, उसके ऊपर भी आप लगातार खुल के बोलते हैं। जुड़ने के शुक्रिया, और ऐसे ही आप हिम्मती बने रहें। आपसे हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।